गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी हिंदी मीडियम 7th क्लास में हम जियोग्राफी का 5th जो चैप्टर है वो रीड कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक ये देखा था कि जो जल है वो पृथ्वी पर किस तरह से जल चक्र का निर्माण करता है, किस तरह से पृथ्वी पर जल मौजूद है, उसका वितरण कैसा है, ये हमने इस वीडियो में पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने जो महासागर है परिसंचरण का टॉपिक था उसकी रीडिंग शुरू की थी। उसमें हमने पढ़ा कि जो महासागर होता है उसके अंदर पानी गतिमान रहता है, जल जो है गति में रहता है, कभी भी नहीं रुकता। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम जो पढ़ेंगे, एक कहानी पढ़ेंगे जो 26 दिसंबर 2014 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसके बारे में। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को बड़ा ही एक भयंकर जो हिंद महासागर है उसके अंदर सुनामी तरंगे आई, जिसकी वजह से उन तरंगों की वजह से, या पोताश्रय तरंगे भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा विनाश हुआ क्या, बहुत ही भयंकर भूकंप आया जिसका अधिकेंद्र देखो हमने जो भूकंप वाला टॉपिक भी पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था जो अधिकेंद्र होता है, जो फोकस होता है हमारा, जहाँ से भूकंप शुरू होता है। तो सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर से ये भूकंप शुरू हुआ और आगे तक फैलता गया। भूकंप इतना ज़्यादा तेज़ था, कितना था, 9.0 इसके जो रिएक्टर स्केल पे स्पीड मापी गई थी इतनी थी। और जो भारत की ज़मीन की जो प्लेटें थी समुद्र तल के अंदर, ब्रह्मा प्लेट जो थी, मतलब जिसको हम म्यांमार भी बोल सकते हैं, उनके नीचे धंसनी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से बीच में बड़ा ही गैप आ गया और उस गैप को कौन पूरा कर रहा था, पानी। अब ये पानी क्या था, पानी एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होना शुरू हो गया, उसने अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी। और इसमें जो स्पीड थी सुनामी की वो कहते हैं लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे व्यावसायिक वायुयान होते हैं ना, जो व्यापार के अंदर वायुयान यूज़ होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है बेटा, ताकि सामान को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सके। तो उस तरह की स्पीड हम मान सकते हैं। और इससे हिंद महासागर के जो कुछ द्वीप थे, आइलैंड थे, वो पूरी तरह से डूब गए। इसमें आगे कहता है भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु का मतलब जो मैंने आपको बताया था, अंतिम जो बिंदु है हमारा इंडिया का दक्षिण के अंदर, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह तक एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई। मीन्स जैसे जैसे ये जो तरंगे थी ये
सुमात्रा की तरफ से, कहाँ की, किसकी तरफ कह रहा है कि जो सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह था हमारा, उसकी तरफ बढ़ने लगी या श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगी, तो इनकी लंबाई कम होती गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी स्पीड 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया इसके अंदर। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक हो गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, जिसको हम पांडिचेरी भी बोलते हैं, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो ये जो क्षेत्र थे ये हमारे सारे के सारे कोस्टल रीजन है, समुद्री तट पर मौजूद एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। मतलब देखो प्रशांत महासागर के अंदर तो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसी कुछ मतलब मेथड यूज़ किए गए जिससे पहले ही संभावना पता चल जाती है। लेकिन हिंद महासागर में इसकी कोई संभावना नहीं पता चलती, ऐसी सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएँ बहुत कम होती है। अब देखो इस एरिया में भूकंप की क्रियाएँ बहुत कम होती थी, इस वजह से यहाँ पर ऐसी प्रणालियों का यूज़ नहीं किया गया। अब प्रशांत में ज़्यादा डर होता था, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा लगा रखे हैं प्रशांत में, और जो हिंद महासागर है वहाँ पर ऐसी प्रणालियाँ कम यूज़ होती थी। आगे अब देखो ये जो है ये तमिलनाडु का एरिया दिया गया है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी विनाश, देखो किस तरह से जो घर वगैरह हैं, जो बिल्डिंग्स में मतलब गाड़ियाँ देख सकते हो आप, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों को सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। मतलब पिछले अगर 100 सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो उनमें सबसे भयंकर सुनामी लहरें ये थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। अब देखो वहाँ पर हमारे पास कोई निरीक्षण वगैरह नहीं था अच्छे से, वहाँ पर जो चेतावनी की प्रणाली होती है वो हमारे पास मौजूद नहीं थी, वहाँ के जो निवासी थे वो पहले से जागरूक नहीं थे इस चीज़ की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आगे कहता है सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेज़ी से कमी आ जाती है। मीन्स जो यहाँ पर तटों पर जो जल मौजूद होता है ना समुद्र के किनारों पर, ये इसमें कमी आ जाती है, यहाँ पर जल कम हो जाता है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। तो देखो जैसे जैसे ये मतलब ऐसे ये तरंगे उठ रही थी, लोग यहाँ से दूर हटने की बजाय क्या कर रहे थे, सोच रहे थे तो प्रकृति का नज़ारा है, इसको देखा जाए, तो इसकी तरफ आकर खड़े हो गए। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो ये देखो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से सुनामी ने 2004 में हमारे देश के दक्षिण छोर पर तबाही का तांडव रचा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट पेंडिंग है वो है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। देखो ओशियन करंट्स के अंदर क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें कहता है महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। देखो महासागरीय धाराएं कौन सी धाराएं होती हैं, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा, मतलब जो पानी का बहाव होता है ना उसको धारा बोलते हैं। तो वो कैसा होता है, निश्चित दिशा में होता है महासागर की सतह पर, मतलब नियमित रूप से ये पानी बहता रहता है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो एक निश्चित दिशा में बहता रहता है। तो वही क्या होती है, महासागरीय धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। देखो महासागर की जो धारा होगी, जो महासागर के अंदर पानी मौजूद होगा वो या तो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है। अब ये गर्म कहाँ पर होगा, ठंडा कहाँ पर होगा, वो देखो हम इसमें देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है।
ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। देखो यहाँ क्या कहना चाहता है, यहाँ कहना चाहता है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, उसके आसपास जो धाराएं होती हैं, पानी की जो बहाव होता है वो गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पानी का बहाव, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, मतलब ठंडे एरिया में जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये धाराएं क्या होती जाएंगी, ठंडी होती जाएंगी। अब गर्म क्यों है, हमें सीधी सी बात ये पता है कि सन की लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, सीधी कहाँ पर पड़ेगी, इक्वेटर लाइन पे, मतलब भूमध्य रेखा पर। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पानी की धाराएं मौजूद हैं, जल की जो महासागरीय धाराएं, वो क्या होती है, गर्म होती है। और जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुव या अक्षांश, उच्च अक्षांश से, देखो उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती रहती है। जो ठंडी धाराएं होगी वो किस तरफ आएंगी, ठंडी धाराएं जो होंगी वो ध्रुवों से इस तरह बढ़ेंगी, मतलब गर्म धाराएं हमें किसके आसपास मिलेंगी, भूमध्य रेखा की। ये जो आपको मैप दिया हुआ है आगे, मैं उसमें से आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम पहले रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। तो शीत मतलब ठंडी। अब ठंडी जल धाराएं कौन सी होती हैं, ठंडी जल धाराएं या शीत जल धाराएं लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत होती हैं। और गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं गर्म जल धाराएं। तो देखो ग से गर्म बनता है और ग से ही गल्फ स्ट्रीम बनता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो दो तरह की धाराएं मिलेंगी हमें, लेब्राडोर और एक गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, गर्म होती है, और लेब्राडोर कौन सी होती है, ये शीत होती है। उसके बाद देखिए, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। देखो जो महासागर के अंदर पानी होगा तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को भी तो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगर वहाँ पर जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं होती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब जहाँ पर गर्म और शीत जल धाराएं होंगी, गर्म और ठंडी दोनों तरह की जल धाराएं होंगी ना, तो वहाँ वो जगह क्या होगी, मत्स्य के लिए, मतलब फिशिंग के लिए, मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छी होगी वहाँ पर। तो वहाँ मछलियों का सिस्टम बड़ा ही अच्छा मिलेगा। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके उदाहरण है। मतलब जापान के आसपास का एरिया भी ऐसा ही है जहाँ पर गर्म और शीत दोनों तरह की जल धाराएं मिलती हैं। और उत्तर अमेरिका के अंदर भी का जो पूर्वी तट है वहाँ पर भी ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। आगे इसमें कहता है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं होती है, जहाँ गर्म एवं ठंडी, मतलब वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखो वो शीत का मतलब क्या था, थोड़ी बहुत ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं। लेकिन जहाँ गर्म और ठंडी भी ज़्यादा होंगी, जहाँ पर ये जलधाराएँ होंगी, वहाँ कोहरे का मतलब जो फोग होता है वो मौसम बन जाएगा। और वहाँ पर नौ संचालन मतलब जो पानी के जहाज़ वगैरह हैं और जो हमारे बोट वगैरह हैं उनको क्या होगी, उनको वहाँ पर दिक्कत महसूस होगी। तो ये थी हमारे चैप्टर की रीडिंग। अब देखो मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ये मैप दिया गया है इसके अंदर किस तरह से हमें समझाया गया है। देखिए इसमें मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं पेंसिल से। एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ये तो है हमारा लेब्राडोर धारा और ये है गल्फ स्ट्रीम। मतलब ये जो है ये किस चीज़, ये है जो ये हमारी गर्म धाराएं हैं और ये हमारी शीत ठंडी जो है वो धाराएं हैं। देखो जो आपको ये पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, पहले ये देखो ये वर्ड है पर्पल कलर किसके लिए, शीत धारा के लिए। और क्वेश्चन मतलब जो हमारी गर्म धाराएं हैं उनके लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, ये रेड कलर। तो देखो जहाँ जहाँ आपको ये दिखाई दे रही है, देखो ये हमारी भूमध्य रेखा है, मीन्स इक्वेटर लाइन है। अब इसके आसपास आपको कोई भी लगभग बहुत ही कम आपको क्या दिखाई देगी, पर्पल कलर की दिखाई देगी। जैसे ये है और यहाँ पर थोड़ा सा ये तो बल्कि थोड़ी दूर ही आ जाती है, ये भी इतनी ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो देखो आप देख सकते हो कि जो भी ये धाराएं हैं सारी की सारी कैसे जा रही हैं, ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाने लग रही है। मतलब जो
गर्म धाराएं होती है। ये धाराएं तो भूमध्य रेखा के आसपास गर्म होती हैं। ये गर्म से किसकी तरफ जा रही है? ठंडे की तरफ। और जो ठंडी है, यहाँ का जो ठंडी धाराएं हैं, ये धाराएं या फिर नीचे से ठंडी धाराएं जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से जो ठंडी धाराएं होंगी ये किसकी तरफ बढ़ेंगी? ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगी। मतलब देखो अक्षांश की बात हुई थी कि जहाँ अक्षांश, यहाँ तो अक्षांश क्या होते हैं? यहाँ अक्षांश बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये तो उच्च अक्षांश होंगे। जैसे जैसे जाएंगे अक्षांश घटेंगे। जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो घटने लग रहे हैं। 0 लैटिट्यूड है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे। तो हम जब लैटिट्यूड अक्षांश, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आते हैं तो उसी डायरेक्शन में जो ठंडी धाराएं बहने लग जाती हैं। तो धाराएं ऐसे जाती हैं। देखो ये धाराएं हैं, ये ठंडी धाराएं हैं। तो देखो किस तरह की तरफ जा रही हैं? निम्न अक्षांश की तरफ जा रही है। ये देखो ये ठंडी धाराएं, ये भी निम्न की तरफ, ये देखो यहाँ पर ये भी निम्न की तरफ। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारी जगहों पर अलग अलग धाराएं दे रखी हैं। अब देखो ये जो है, यहाँ से पश्चिमी वायु अपवाह हो रहा है। हवा जो है वो पश्चिम से आने लग रही है और इस तरफ पूर्व की तरफ बहने लग रही है। तो इसी वजह से ये धाराएं ऐसे चल रही हैं। और ये फिर गर्मी, मतलब जो हमारा लैटिट्यूड होता है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं ऐसे बीच में से। तो आप इसको समझ सकते हैं हम। और जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम का एरिया कहाँ पर शो किया गया है? देखो यहाँ पर शो किया गया। ये लेबाडोर धारा को शो किया है। लेबाडोर जो होती है वो शीत के लिए, ठंडे के लिए, और जो गल्फ होती है वो गर्म के लिए होती है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा बोलते हैं इसको, उत्तरी विषुवतीय धारा। और जो इसके इस तरफ हो जाएगी वो दक्षिण विषुवतीय धारा कहलाएगी। देखो दक्षिणी विषुवतीय धारा क्यों बोलते हैं इस एरिया में? क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के अंदर आती है और ये उत्तरी ध्रुव के अंदर आती है, इसलिए यहाँ पर उत्तरी वर्ड यूज़ किया गया है। ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है। और यहाँ की अगर बात की जाए, ये प्रशांत महासागर का दूसरा हिस्सा हो गया। फिर यहाँ प्रशांत और अटलांटिक महासागर आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये धाराएं अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होने लग रही है। बस आपको यहाँ पर मेन अभी क्या ध्यान रखना है कि गर्म जो होती है वो गल्फ स्ट्रीम होती है, ठंडी जो होती है वो लेब्राडोर होती है। और भूमध्य रेखा के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पर गर्म धाराएँ बहती है। गर्म धाराएँ वहाँ पर मतलब उत्पन्न होती है और ये फिर किस तरफ जाती हैं? ये ध्रुव की तरफ जाती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुव पर मौजूद होती हैं। ध्रुव से किस तरफ आती हैं? भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं या फिर कम अक्षांश की तरफ आती हैं। तो इतनी चीज़ें हमें अभी इस मैप के में से पढ़नी है। तो ये था बेटा हमारा जो 5th चैप्टर था, यानी कि जियो का लास्ट चैप्टर फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।